स्वागत है आप सबों का बोर्ड इजी ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लोग हिंदी का सेट जी पर विमर्श करेंगे कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसी आधार पर बिहार बोर्ड लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछता है। पैटर्न अपना बिहार बोर्ड नहीं बदलता, भले प्रश्न अलग हो लेकिन टॉपिक वही रहती है, पैटर्न वही रहता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट जी हिंदी, ये विषय कोड होता है हिंदी का। आपका जो विषय कोड है वो है 101। हर विषय का एक कोड होता है आपके पास, ठीक उसी तरह से हिंदी का भी विषय कोड 101 है। आइए हम आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको एक निर्देशिका मिलता है कि आप इस अनुसार से अपनी परीक्षा भवन में अपने उत्तर पुस्तिका को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, परीक्षार्थी ओएमआर जो है वो उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। मतलब कि ये जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, आंसर सीट मिलेगा, ठीक है, उस पर भी आपको क्या मिलता है, कोड मिलता है। और यहाँ तक कि जो प्रश्न है ना, प्रश्न का भी यहाँ पर देखिए आपको क्या है, कोड है। आपको ये कोड ओएमआर पर लिखना होता है। किस पर लिखना होता है? ओएमआर पर लिखना होता है, ताकि ये पता चल जाए कि किस सेट का आपने ओएमआर भरा है। क्योंकि हर सेट का क्वेश्चन का अरेंजमेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो जो दाहिनी ओर है ना, वहां आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर है वो लिखना होता है। यहाँ पर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पुस्तिका को खंडों में है, खंड अ, खंड ब। मतलब इस तरह से आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आपको अपना प्रश्न पत्र जो है वो कैसे सॉल्व करना है, अपने उत्तर पुस्तिका पर आपको कैसे काम करना है, ओएमआर कैसे भरना है। जब आप आंसर सब्जेक्टिव लिखने के लिए जा रहे हैं तो वहां आप कैसे लिखें। यहाँ कहा जा रहा है दाहिनी ओर जो हाशिया है ना, मार्जिन है, वो छोड़ करके चलना है, क्योंकि उधर मार्क लिखा जाता है, आप उधर ना भरे। वैसे जो आपको कॉपी मिलता है वो दोनों तरफ हाशिया छोड़ करके ही मिलता है। नेक्स्ट हम आप स्टार्ट करते हैं इसे। आपका पहला प्रश्न है बिरजू महाराज। याद होगा आप लोगों के हिंदी पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? किस अस्पताल में हुआ था, किसी को याद है? हम्म। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ? जफरीन नाम था उसका, है ना? तो किसका किसका सही है हमको लगता है? ठीक है, मतलब कि 100 में से किसी 50 का उत्तर देना है, 50% का उत्तर देना है। जफरीन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ये हमारे रेनल मारिया रिल्के जी ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रेनल मारिया रिल्के ने लिखा था। नेक्स्ट शब्द आपके पास है, एक शब्द दिया गया है जिसका कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा। सिद्धक शब्द का अर्थ क्या है? सिद्धक शब्द का अर्थ क्या है? तो सिद्धक जो शब्द है बाबू, इसका अर्थ होता है मोम। यहाँ पर पानी, रंग, नाखून दिया गया है, लेकिन सिद्धक का अर्थ होता है मोम। तो ये सब ग्रामर का पार्ट, ग्रामर का पार्ट है। जो शब्द है, शब्द का अर्थ आपको जब पाठ पुस्तक का पाठ खत्म होता है उसके बाद शब्दावली मिलता है, शब्दकोश मिलता है, उस शब्दकोश में से आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो जो दही वाली मंगमा है ये एक कन्नड़ कहानी है, क्योंकि बेंगलोर के आसपास की ये कहानी है और वहाँ कन्नड़ भाषा का उपयोग होता है।
अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अवलूर के पास, वही बंगलुरु के पास जो अवलूर है, वहां की रहने वाली थी मंगम्मा। ये हिंदी के जो वर्णिका पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया प्रश्न है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को लग रहा था। और ढहते विश्वास, लक्ष्मी जिसकी पात्र है, लक्ष्मी जिस कहानी की पात्र है उसी कहानी का नाम क्या है? ढहते विश्वास। इस कहानी के लेखक का क्या नाम है? सात कोरी होता। ये उड़िया भाषा की कहानी है। यहाँ है तीन गोरे निष्णात। कहाँ गया यार, पर चल गया। तीन गोरे निष्णात डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर क्या बी होगा? डॉक्टर ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये मंगू जो थी ये बचपन से ही पागल थी। ये विजिबल है? विजिबल नहीं है, अब विजिबल होगा। प्रश्न पूछा गया है, मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम, सुजाता ने नगर कहानी लिखा था। नींदे में है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? साप्ताहिक। ठीक। इसके बाद है अगला प्रश्न, दर्शन शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय। दर्शन शब्द में क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय जो है वो है अनीय। नेक्स्ट है शरणागत, यही होगा ना? शरणागत, शरणागत शब्द कौन समास? यहाँ पर तत्पुरुष समास है, शरणागत सही है। ध्यान में मग्न, यह कौन सा पद बंध है? तो ध्यान में मग्न किस चीज को दर्शा रहा है? कि कोई काम कर रहा है, वो क्रिया को दर्शा रहा है। तो ये क्रिया प्रबंध हुआ, ध्यान में मग्न, है ना? मतलब वो क्रिया कर रहा है, ध्यान की क्रिया, है ना? इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया पद बंध हो गया। नेक्स्ट है रचना के दृष्टिकोण से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के दृष्टिकोण से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन वाक्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तो यहां पर देखो, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यहाँ कई गो वाक्य है? मतलब कि देखो, वाक्य तीन गो होता है, संयुक्त, मिश्र और सरल। यहाँ पर ये कौन सा है? इसमें अगर दो वाक्य संयुक्त होता है ना, तो कॉमा लगेगा, है ना? दो से अधिक वाक्य हो, कॉमा लगेगा, पूर्ण विराम आएगा, पैराग्राफ भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी बीच में कॉमा नहीं है, एक ही वाक्य है। इसको हम सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे।
नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो ने किसका है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट है, गलती भी हुआ आप लोगों का अभी तक? जिसमें गलती की संभावना थी वो बने भी नहीं किए, यही ना? 19 नंबर पर थे ना, 83 पर आ गए। मक्खर कुछ कर सकता। 18 तक हुआ है ना, 19 से होगा ना? क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य में क्या होगा? कॉमा का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य है। निधरक शब्द कौन सा समास है? निधरक समास जो है ये अव्ययी भाव यहाँ अगला प्रश्न है आपको, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1990 में, और सही भी है। ठीक है, 1990, और सही भी है कि 1990 में इनको सम्मानित किया गया था। आगे है, मछली शीर्षक से, झोले में कितनी मछलियां थी? 3 गो थी, है ना? चाह रहा था कुइया में दे दे एगो। भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा? संतू ने। किसने कहा? संतू ने। कारण कि ये क्या करना चाहता था? मछली को फिर से कुआं में गिराना चाहता था। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यार जुलाहे। किसमें? यार जुलाहे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ सही होगा। ठीक, यार जुलाहे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? सुधर जाओ दोस्त। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाता था। भारत रत्न भी इनको मिला। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? काशी में। इस तरह से अगर प्रश्न पूछे कि किनको शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला है, तो बिस्मिल्लाह खां को। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कुछ बोलेंगे तब ना। गांधी गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कोई सॉरी, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। हमारी संस्कृति का ये लाइन है। ठीक, 31 नंबर, चिंता। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? चिंता अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, चिंता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है।
ठीक है। सत्यम क्या किया है? टिक कर करके लाया है। ये सब बनाया है क्वेश्चन एग्जाम में। दूर से ही कौन ललकारता है, ये सब तो नहीं है छोड़ा होगा। उसका ख खरगोश की खलिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता से है? तो क ख ग घ पढ़ रहा है तो ये अक्षर ज्ञान है। मेरे बिना तुम प्रभु किसको संबोधित है? तो प्रभु को संबोधित है। प्रभु को अब जो भक्त है वो कह रहा है कि मेरे बिना आपका अस्तित्व क्या होगा। रेनल मारिया रिल्के ने लिखा है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह कविता स्वदेशी है, जिसका ये लाइन है अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति। ठीक है। अगला है एक ध्वनि। क्या? कहाँ है मक्खी? चट्टा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ, सब में ओष्ठ टकरा रहा है बार बार, तो ओष्ठ क्या हो गया इसका? उच्चारण स्थान हो गया। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन, इसको छोड़ दिया था, क्या बनाया था? 3 होता है। ठीक है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगत जोर आनंद, जगत जोर आनंद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है रे? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो द्रवीभूत जो है ये गलत है, क्योंकि द्रवीभूत में दीर्घीकार होता है। ठीक है, हर्षीकार नहीं होता है। अगला है 41वां नंबर से ना। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? यह अपादान कारक का उदाहरण है। 41 का डी हो जाएगा बालक। इसके बाद है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ मात्रा बताया जा रहा है, परिमाण बोधक विशेषण हो गया ये टिक किया था। निम्नांकित वाक्य में कौन अशुद्ध? आप कहां पर रह रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क यहां पर होना चाहिए था, पूर्ण विराम है ना। यहाँ प्रश्न चिन्ह होना, आप कहां पर रह रहे हैं, ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह होना चाहिए था। प्रश्न चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम हो गया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होने से प्रश्न भी नहीं रहा। ठीक है, मार्को देखेगा ना।
निम्न में तद्भव समास कौन, सॉरी, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव जो संस्कृत से उठकर आया है। तो मोर जो है ये मयूर से बना है, मोर, है ना। बाद बाकी चतवारी, पुष्प, प्रिय, ये सब तो संस्कृत तत्सम ही है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के ही होते हैं। क्या सब होता है? कौन सा 3 गो बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार कौन सा है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हाँ, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जिसका 50 में 50 सही होगा बोलेगा। उस शब्दांश या अवयव को गलती गिन लेना कि कई गो गलती हुआ तो अपने रिस्के ने लिया। औकात में रहो। क्या? उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? उसको हम उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह ये बना था सबसे? नहीं बना था? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी, नेपाली, संस्कृत, इन सबको देवनागरी भाषा में ही लिखते हैं। मैथिली को भी किस में लिखते हैं? देवनागरी भाषा में ही लिखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? बहन, मित्रता, घर, दिवाली। दिवाली किसी एक खास पर्व का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्रवेश शब्द जो है ये पुल्लिंग है। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। क्या हुआ, गलती हो गया? नो रिस्क, 100 गो है। अब नेता का नेत्री, दाता का दात्री, ये सब जो नहीं बनाएगा तो नाम है ना हंसाएगा रे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दात्री। निम्न में से तत्सम कौन है जो डायरेक्ट संस्कृत से आ गया? कौन है? आम्र, है ना। आम्र क्या है? डायरेक्ट संस्कृत है। इसके बाद है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। सना तुम 6 देती थी। कर्ता कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। और इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? कामना। यही सब मारा होगा तुम लोग, है ना। इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं था। गृहस्थ शब्द का विलोम कौन है? गृहस्थ शब्द का विलोम, गृहस्थ शब्द का विलोम सन्यासी ही आंसर होगा।
जो गृहस्थ है पत्नी बाल बच्चा वाला है, सन्यासी मतलब जो इससे मुक्त है। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव है। क्या दिया था तुम विवेकानंद? संभव। चेहरे पर हवाइया, एकदम हवा, होश हवास उड़ गया, हवाइया उड़ गई तो क्या हो गया? घबरा गया, घबराना। ठीक है। क्या हो गया? इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र होगा। ठीक है। और नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन हो गया। काला अक्षर भैंस बराबर। नमकीन शब्द से वो गाना सुना है तुम लोग ने? स्विमिंग पूल में नहाकर तुम और भी नमकीन हो गए हो। हाँ, तुम लोग सुनबे करेगा भोजपुरी ने रे। अंगना में बाड़ी में जहां मन तहां तुम स्विमिंग पूल बनाओ। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कुछ छो नहीं समझना, काला अक्षर है भैंसे होगा। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो खाता होगा। अच्छा, तो हमसे पूछा आपका भाई क्या कर रहा है? अब पढ़ रहा होगा। हाँ, हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं कि क्या कर, पढ़ रहा होगा। तो पढ़ रहा होगा अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। किस में आएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। नेक्स्ट। गिरोह शब्द किस संज्ञा? गिरोह मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समूहवाचक संज्ञा। 70। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दया 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 रे। है ए या। ठीक है। 70 का क्या होगा? सी का निशान तुम मारा था, सी। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा गए के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। उस समय भी अच्छा अच्छा आदमी कुछ था। द अनटचेबल, तो अनटचेबल मतलब छुआछूत वाली बात है तो क्या हो गया? भीमराव अंबेडकर किया था क्रैश इसको। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य का। बताओ पिछला साल वाला जो सब था उसको लिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा ही मजेदार इस बार भी होगा। क्या? सेकेंड सिटिंग भी देखना। सेकेंड सिटिंग का एग्जाम दोहरा कर तो होगा करेगा ना। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925। 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे? तो बेचारा बहादुर है ना, तो वो रिश्तेदार बदनाम कर रहा था उसको। कौन कर रहा था बदनाम? रिश्तेदार की पत्नी। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए। किया था ये।
रंग कर्म, ऊपर वाला छूट गया। यथेष्ट शब्द का अर्थ, यथेष्ट मतलब आपके पास भरपूर है, कमी नहीं है, तो क्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में है वो। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन थी, रश्मि वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, है ना, कितने, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने दिन साल रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। कौन, हमको ऐसा लगता है कविता का जनपद इसका होगा, है ना, अशोक वाजपेयी का कविता का जनपद। ठीक है। ये सब डायरेक्ट जब तुम वो लेखक लेखक का नाम याद कर लेते हो ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा तुमको इंटरनल से लिया गया है। कविता रसखान को, सॉरी, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था। ये तो सबसे हुआ होगा, गोस्वामी विठल नाथ। किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, तो वो हमारे रसखान जी थे। रसखान से मुग्ध होकर के, रसखान की कविताओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा था। ये भी हुआ होगा कि नहीं। हम लोग 80 पर पहुंच गए। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1689, 1689 में हुआ था। ठीक। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, बुधियार बन रहा था। राज 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 कर रहा था। हाँ, जर जर जर। ठीक। तो उसको सुता दिया ये लोग। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो भारत सौभाग्य रचना जो है ये प्रेमघन का ही, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। इसके बाद है, मनोज भारती देखी के कौ सकत नहीं पहचान, तो ये स्वदेशी का है ना। स्वदेशी में ऐसा कहा गया था, तीव्र बांध छोड़े गए थे शब्द का, कि संभल सकत धोती नहीं, धोती नहीं संभल रहा है, देश क्या संभालेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन कर, आनंद कादम्बिनी। ग्राम्या किसकी रचना है, ग्राम्या किसकी रचना है, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत का होना चाहिए। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। ग्राम्या किनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है। अगला, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था। देखो, एक ही चैप्टर से लगता है के साथ उठा लेता है प्रश्न। फर्स्ट ईयर वाला का यही फायदा है। क्या फर्स्ट ईयर कहते, फर्स्ट सिटिंग वाला का यही फायदा है। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था, गंगादत्त पंत, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, क्या नाम था, रवि सिंह नाम था। ठीक है, बिल्कुल सही है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, तमिल उपन्यास में। किसमें, उपन्यास में। अगला है, पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी, मेनिंजाइटिस था ना उसको रे, तो तेज बुखार के कारण वो बेहोश थी बेचारी।
बची कि नहीं बची पता नहीं, बहुत सैड सैड स्टोरी सुनाया है और अधूरा अधूरा कहानी सुनाया है वर्णिका। अब खत्म ही है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, या किसने कहा? नहीं नहीं, कैलाश बोला था, सबसे पहले उसी के पास रहना शुरू की थी। नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। नहीं रे, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ई मारा था कि नहीं? ई नहीं मारा था, उदयपुर गया था। 50 का 50 सही है। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? गुरु, सिखों के पांचवे गुरु देखो, ऊपर नीचे। गुरु अर्जुन देव, ऊपर नीचे एक ही चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए सेकंड सिटिंग वाला के लिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है वो लोग को, कि आप की दिए। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? राम नाम बिनु। अगला भी उसी से है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? प्रथम पद में, क्योंकि दूसरा पद में वो बोला था कि साधु कैसा होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। लेकिन राम नाम के भक्त कीर्तन पर उसने प्रथम पद में ही जोर दिया था, है ना। है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पह चानी, और ये भी वही गुरु नानक वाला का है। और निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रस खान। गुरु नानक से लगातार 5 को प्रश्न पूछ दिया ये लोग, है ना। अब अगला पर चलते हैं। आप लोग सब्जेक्टिव में क्या किए होंगे? सब्जेक्टिव तो इजी ही होगा। हम्म। खंड ब, अब विषयनिष्ठ। खंड अ में क्या था? वस्तुनिष्ठ। अब है विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, विषयनिष्ठ को सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या गया है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। इन्हें दोनों को पढ़कर उत्तर देना, किसी एगो का तुमको उत्तर करना है। अब एगो का उत्तर करना है, देख लो। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों वाला है। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। मुख प्रक्षालन करके वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने क्या? डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्र सर्प मुखों से युक्त हैं और उन्होंने पीतांबर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई हैं। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ गए। जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि जल के अंदर उन्होंने कृष्ण को, ये रामानंद सागर वाला देखा है कृष्णा? नहीं देखा है, टीवी सीरियल पर वो आता था। ठीक है, रामानंद सागर का, उसमें भी जो है ना, ये सीन, ये सब सीन दिखाया गया है। तो अक्रूर कब आया था यमुना तट पर? दोपहर आर में। चलिए, प्रश्न, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा? दोपहर के समय। 2 मार्क। अक्रूर ने कहा स्नान किया? यमुना के पवित्र जल में। जल में अक्रूर ने क्या देखा?
तो जल में अक्रूर ने देखा बलराम जी जो है सहस्त्र मुखों वाला शेषनाग है, जो रत्नों से जटित माला पहना हुआ है, और श्री कृष्ण उस शेषनाग की गोद में लेटे हुए हैं, जिनकी अर्चना ऋषि मुनि किया कर रहे हैं। यही लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिख देना, हर्षिकार दीर्घिकार भी नहीं गड़बड़ाएगा। 2 नंबर प्राप्त हुए आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्री श्री क्या है, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे? तो ऋषि मुनि श्री कृष्ण की अर्चना कर रहे। जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा कि श्री कृष्ण और बलराम रथ पर ही सवार है ना, आसीन है। कोई दिक्कत? 10 मार्क जेबी में, जोड़ा में। अगला है ख नंबर कि अगर उ नहीं बना तुमसे तो ये पढ़ लो। तो ये है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है, जो आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं। यह एक विचारशीलता की प्रणाली है, ठीक है, जिसमें लश्कर ए तैयबा और अल कायदा जैसे संगठन शामिल हैं। आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा है। इसने सामरिक और नागरिक लक्ष्यों के साथ सभ्य समाज, आर्थिक संरचना और सामरिक संगठनों को प्रभावित किया है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियां विशेषज्ञता विकसित कर रही हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी क्या है बाबू, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद को खत्म करना समस्या के रूप में चुनौतीपूर्ण है, जिसका समाधान केवल सुरक्षा के उपायों से हो सकता है। आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की जरूरत है। बोल दिया आतंकवाद क्या है, आतंकवाद क्यों है, आतंकवाद का कैसे निपटारा किया जा सकता है, तीनों बात बोल दिया इस में। अब है क्वेश्चन, मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? आतंकवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 मार्क। आतंकवादियों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? सत्ता लोलुपता, राजनीतिक, धार्मिक कट्टरता। गद्यांश में उल्लिखित आतंकवादी संगठनों के नाम लिखे, लश्कर ए तैयबा और अल कायदा लिखा हुआ है। आतंकवाद ने दुनिया भर में कैसा प्रभाव छोड़ा है? बिल्कुल घातक प्रभाव छोड़ा। आतंकवाद को रोकने के लिए कैसे उपाय अपनाने पड़ेंगे? लिखा हुआ है यहीं पर। आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक, आर्थिक उपाय अपनाने की, जब बताओ, लाइनों ने चेंज करना है, तुमको कॉपी पेस्ट करना है? अच्छा, हो गया। उसमें से कोई एगो जवाब देना है। अब इसमें भी निम्नलिखित गद्यांशों में से भी, अब फिर से 2 दिया, ठीक है, उसमें से भी किसी एक का जवाब देना है। और ये कविता होता है, इसको पढ़ करके आपको जवाब देना होता है, ठीक है। इसमें भी 20 मार्क जो है ना, झोड़ा में तुमको गिफ्ट मिलता है। हाँ, इसमें काटेगा कैसे? हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति, कीर्ति भी चाहते हैं। हम जीवन में क्या सब चाहते हैं? सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति, कीर्ति, सब। ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने के लिए अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करें तथा निरंतर परिश्रम करते रहें। यह तभी संभव होगा जब हम अपने समय का सही विभाजन और नियोजन कर लें, क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने के हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अतएव जहां एक ओर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए, वहीं अपना संकल्प भी ऊंचा बनाए रखना चाहिए। यानी कि समय और स्वास्थ्य की सजगता की बात की गई है इसमें। हम जीवन में क्या चाहते हैं? तो भाई ज्ञान, सुख, कीर्ति, लिखा हुआ है ऊपर में क्या चाहते हैं? अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए? अपने समय को क्या मानना चाहिए? बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। और किस तरह के कर्मों
सॉरी, समय का विभाजन नियोजन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि समय सीमित है और काम अनंत है। किस तरह के कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए? जो ऐसे ऐसे कार्य जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए? हमें स्वास्थ्य हमें हमें स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इस सब में से तुमको न हुआ 10 मार्क, तो दूसर का भी दिया हुआ है कि ये नहीं, तो आप यही पढ़ के जवाब दे दीजिए। क्या नन हिंदी में भी ऐसा मिलेगा? चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात, तब कल सुमना यहाँ बैठ करके 10 बार स्वामी विवेकानंद बोल रहा था, उधर सपना जो है इसका लड़ाई करने, सपना को चिढ़ा रहा था स्वामी। मैटर गरमाया हुआ है। कल कल मतलब कि हम भी देखे थे, लास्ट टाइम हम थे। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और वो मजाक मजाक बीच में कहिए दे रहा था स्वामी सर, और उसको लग भी जा रहा था। न, वो विवेकानंद कह रहा था, इसका अर्थ क्या था पता नहीं। हाँ, नहीं, तुम लोग बताएगा तब ना। हम क्या है? हम अंतर्यामी हैं। हम नहीं जानते सच्ची। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के वक्तिक्रता, क्या है रे, वक्रिता ना, वक्ता होता है ना, हाँ, वक्ता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किसके आध्यात्मिक गुरु थे? अच्छा, वेदांत के विख्यात, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? 1800। भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका यूरोप के हर एक देश में कैसे पहुंचा? और कुछ होगा तो उसमें लाइन ऐड कर लेना। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय। अब आपको यहाँ पर मिल गया झोला भर के 20 मार्क। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में उत्तर देना। वसंत ऋतु, भूमिका, महत्व, ऋतुओं का राजा, उपसंहार। अब है, सबसे पहले हम भूमिका देते। भूमिका में क्या देते हैं? वसंत ऋतु का परिचय। क्या है वसंत ऋतु? तो हम कहते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। चारों का नाम लिखो। वसंत ऋतु एक बहुत ही मनमोहक सुनहरा ऋतु है, कह सकते हो, है ना, जिसमें चारों तरफ एक सुगंध फैला हुआ रहता है। हवाएं सुगंध से भरी हुई होती हैं।
पेड़ों पर नए नए पत्तियां, नए नए फूल निकलते हैं। और ये मौसम प्रेमियों का मौसम कहलाता है। और प्रेमियों का मौसम कहलाता है, प्रेम का मौसम कहलाता है। और इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऋतुराज, ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत पर भूमिका है, कोई भी बात नहीं। हाँ, वसंत, वसंत लाने का मुख्य कारक कामदेव को माना जाता है, जो आदमी के मन में, आदमी के वीरान और मरुस्थलीय मन में भी प्रेम के सागर को भर देता है। समझ रहे हो बात को? अरे, अरे कुछ लिख रहा है तुम वसंत ऋतु का। हाँ, वसंत, वसंत का अर्थ खुशियां भी होता है। वसंत का अर्थ खुशियां भी होता है और पतझड़ का अर्थ बिछड़ना भी होता है। तो वसंत ऋतु में आदमी के अंदर नया उमंग भराता है। इसीलिए जो वसंत ऋतु है वो हिंदू कैलेंडर का पहला ऋतु माना जाता है। क्योंकि नया वर्ष का अर्थ होता है नया हो, नयापन। नया वर्ष का अर्थ होता है नयापन। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नयापन तो चैत्र मास से शुरू होता है। नई पत्तियां, नए फूल, नई खुशबू हवाओं में, चारों तरफ रंग बिरंगे नई नई तितलियां उड़ती हुई। तो हम कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? तो नव वर्ष का अर्थ होता है नयापन, है ना। तो वसंत ऋतु हमारे हिंदी कैलेंडर के लिए क्या है? नव वर्ष है। क्या है? नव वर्ष का प्रारंभ है। वसंत से ही हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। कोई दिक्कत है? ये सब बोल दिए हम भूमिका में। कोई दिक्कत? बहुत बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत नीक होता है। अब महत्व, महत्व पर आ गए हम। अब क्या महत्व बता, कुछ सुझिए न रहा है, ऊपर में इतना कुछ लिख दिए। फिर टाइप करना स्टार्ट करिए। हर ऋतु का अपना एक विशेष महत्व है। हर ऋतु का अपना एक विशेष महत्व है। ग्रीष्म ऋतु का अपना महत्व है, शीत ऋतु का अपना महत्व है ना। और वर्षा ऋतु का ठीक उसी तरह से। हमको कहना क्या है? ठीक उसी प्रकार बसंत ऋतु का अपना महत्व है। बसंत ऋतु में आम में मंजर आता है ना। आम की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। ये नए वर्ष के आगमन, आगमन का प्रतीक है। ये नयापन का प्रतीक है। हवाओं में नई खुशबू का घुल जाना। समझ रहे हो? इस मौसम में, इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है, ना अधिक ठंडा होता है। यह आनंद का ऋतु है। यह क्या है? आनंद का ऋतु है। इसके जैसा और कोई ऋतु नहीं है। ये इतना आनंदमय ऋतु है, इसी कारण से इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। इसे ऋतुओं का राजा कहा गया। हम कहेंगे, क्या दिक्कत है? तीसरा, ऋतुओं का राजा। ठीक है। अब ऋतुओं का राजा लिख दिए। अब लिख रहे हैं, उपर्युक्त मैंने जो भी बातें कही, इससे तो ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि वसंत को क्यों ऋतुओं का राजा कहा गया है। क्या समझा? है? तो हम क्या समझ रहे हैं? उपर्युक्त जो भी बातें मैंने की, इससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि वसंत को क्यों ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कोयल की कूक और किसी ऋतु में सुनाई नहीं देती, जो उसकी मीठी स्वर बसंत ऋतु में सुनाई देती है। समझ रहे हो बात को? ऋतुओं का राजा हो गया। उपसंहार, अब उपसंहार चेतावनी होता है। कभी भी उपसंहार क्या होता है? चेतावनी होता है। तो अब तुमको क्या देना है? चेतावनी देना है।
अब चेतावनी में आओ कहानी, क्योंकि उपसंहार संहार, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। उपसंहार, तो उपसंहार में क्या कहता है आदमी? उपसंहार, संहार शब्द मतलब कि बोली में डर हो जाए, बोलने मात्र से क्या हो जाए, डर हो जाए, इसको क्या कहते हैं? उपसं अरे बोली में चेतावनी, अरे बोली में चेतावनी, उपसंहार का अर्थ बता रहे हैं, चेतावनी लिखा हुआ रहेगा ये नहीं कह रहे हैं। उपसंहार तुम जब बोलोगे तो पढ़ने वाले को क्या होना चाहिए? खून खौल जाना चाहिए, है ना, गर्म जोशी आ जानी चाहिए उसको, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम लिख दो कुछ हो तो उसको गर्मी आ जाए, गरिया दो उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। तब गर्मी में तुम्हारा जो है ना, ठंडी के मौसम में अगर कॉपी चेक हुआ उस दिन ठंडा पड़ गया तो तुम्हारा कॉपी तपा जाएगा, ठीक है। यहाँ है उपसंहार, उपसंहार की बात अगर करते हैं तो कहता है कि अब हमको उपसंहार कहना है, मूड चेंज, मूड चेंज में जिस तरह से बदलता मौसम हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से अनियमितता है वर्षा में, जिस तरह से अनियमितता है शीत ऋतु के आने में, कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है आज, ये सब प्रदूषण के कारण हो रहा है। हम मानव ही इस प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, जिस कारण से कोई भी ऋतु अपने समय से नहीं आ रही है। और जब ऋतुएं अपने समय से नहीं आएंगी, फिर बसंत का आना क्या, पतझड़ का आना क्या, वर्षा का होना क्या, शीत का आना क्या। शीत ऋतु में शीत नहीं, शीत ऋतु में शीत नहीं, और वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं। जब वर्षा होनी चाहिए तब ये इस धरती पर वर्षा नहीं हो पा रही है, किसान मर रहे हैं। जब ओस की बूंदे गिरनी चाहिए धरती पर और गेहूं का फसल लहलहाना चाहिए, तब ओस नहीं हो रहा, तेज धूप हो रही है। और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि अगर आप उस गर्म हवा में बाहर हैं तो आपकी नसें सूख जाए। तो उपसंहार लिख रहा है दोस्त, ठीक है। नहीं, कॉपी खत्म तब नहीं होगा, 1.5 पन्ना जाएगा, ठीक है। अब उपसंहार तो सुनो, उपसंहार ऐसा होता है, हम ही नहीं कह रहे, तुम यही लिखो, उपसंहार ऐसा होता है तो आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि अगर इसी तरह से प्रदूषण फैलते रहा, इसी तरह से अगर वृक्षों की कटाई होकर वहां बिल्डिंग मकान कारखाने बनते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को वसंत देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम वसंत को बचाना चाहते हैं, ऋतुओं को, राजा को सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, हमें कम प्रदूषण करना होगा और वृक्ष लगाने होंगे, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे और ये वसंत सदा आता रहे। हो गया, यही उपसंहार है। अब खत्म करो यहाँ कहानी, समझ रहे हो बात को? तुमको बताना होगा कि उपसंहार में बताना होगा कि वसंत नहीं होगा तो क्या होगा, समझ रहे हो बात को? यही कि हमें हमें वृक्ष लगाना है, हमें यह प्रकृति बचानी है, ताकि सदैव इस धरती पर वसंत का आगमन होते रहे, कोयल की गूंज गूंजती रहे, है ना। यही सब कह सकते हैं उपसंहार। अंत तो ऐसा ही न करेंगे, अंत भला सब भला हैप्पी एंडिंग अच्छा था, ठीक है डायलॉग। चलो, क्या हुआ रे सना? 5 पेज प्रिय खेल फुटबॉल लिख, तुम्हारी इच्छा फुटबॉल अगर लिख रहा है दोस्त, किसी भी खेल पर लिख रहा है, तो तुमको उस खेल का पूरा जानकारी होना चाहिए। तुम ई लिख करके नहीं आ सकता कि फुटबॉल गोल गोल होता है ठीक है, फुटबॉल गोल गोल होता है, इसको मारते हैं तो ढेरी दूर उड़ के जाता है,
इसमें सब आदमी दौड़ते रहता है और लात से उस बॉल को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर करते रहता है। उसमें उसमें एक दोनों छोर पर जाल में खड़ा हुआ एक आदमी रहता है, जो इस कोशिश में रहता है कि इधर बॉल आएगा तो हाथ, देह, नाक कुछों से उसको हम इस जाल में ढुकने नहीं दे। तो इस तरह का तुम नहीं लिख सकते हो, तुमको भूमिका में ही लिखना होगा। फुटबॉल एक राष्ट्रीय खेल है, एक अंतरराष्ट्रीय खेल है। भारत में भी यह बहुतायत खेला जाता है। इसमें लगभग इसमें कुल इतने प्लेयर्स होते हैं। समझ रहे हो बात को? ये सब लिखना होगा। इसमें कोच होता है, गोलकीपर होता है ना। इसमें फुटबॉल एक गोलाकार पिंड है जिसमें हवा भरा हुआ रहता है या लेदर का बना हुआ होता है ना। और क्या कह सकते हो, इस गेम में, इस खेल में सिर्फ और सिर्फ उस गेंद को पैरों से मारना होता है। हाथ लगने पर जुर्माना भरना पड़ता है, पेनल्टी होता है। हाथ अगर टच हो गया तो हाथ सिर्फ गोलकीपर लगा सकता है। तो ये सब लिखना होता। किसी खेल के बारे में अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो उसको छूना मत। अगला, खिलाड़ियों की संख्या देखा कर रहा है। पानी की बचत, इस पर फिर तुम लिख सकता है दुधवा के, है ना। इसमें भी उपसंहार खतरनाक होगा, है इसमें भी उपसंहार। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं, है ना। जल नहीं तो जीवन नहीं। तुम एक बूंद, आज जो जिनके पास पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वो पानी को इस तरह से बहा बर्बाद करते हैं मानो उसे समंदर में बिठा दिया गया हो। लेकिन हमें जानना होगा कि पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में है। वो ऐसे व्यक्ति को जरूर एक बार उस मरुस्थल में छोड़ आना चाहिए जहां व्यक्ति एक बूंद पानी के लिए मीलों दूर पैदल चलते हैं और कंठ सूख जाता है, प्राण निकलते रहते हैं। वहां उसको एक बूंद पानी का महत्व पता चलेगा। समझ रहे हो? पानी बचाने का क्या है। तुम उपसंहार में तुम डरा धमका दो बाबू, पहनने बच लो तो कुछ न बच तो। समझ रहे हो? भूमिका पानी की बचत, है ना। भूमिका पानी की बचत। तो अब तुम भूमिका पर चलो। भूमिका पर क्या कहोगे? तो पहली बात, पानी की बात करोगे। इंट्रोडक्शन किसका देंगे हम? पानी का इंट्रोडक्शन देंगे भाई, कि जल क्या है। भूमिका, भूमिका भूमिका कहिए। जल, रुको तो। जल एक अजैव संसाधन है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कह सकते। जल एक अजैव संसाधन है, पूर्ण विराम। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एच मत लिखना, वो मत लिखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तुम हिंदी का भूमिका दे रहा है दोस्त, पानी का क्या दे रहा है? तो तुम केमिस्ट्री का मास्टर से हिंदी पढ़ेगा तो बोलबे करेगा ना। समझ रहे हो? भूमिका में तो ये चलेगा भाई, पानी का तुम परिचय दे रहा है। समझ रहे हो बात को? पानी में पीएच परासर, ठीक है। कहना कि पानी में बहुत सारे खनिज लवण मौजूद होते हैं। पानी हमारे शरीर का 80% भाग जल का बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो रक्त है, उसमें जो प्लाज्मा है, उसका 90% भाग जल ही तो है। अब देखो, तुम कहेगा अभी तक साइंस सेम है, साइंस से बाहर निकालिए सर। साइंस से बाहर निकला जाए, ठीक है। जल है तो जीवन है, क्योंकि जब जल नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। पौधे ने अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं किया
तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा। इस धरती पर ऑक्सीजन के अभाव में जीवन संभव नहीं है। यहां तक कि, रुक तो, भूमिका देते चलो ना अभी। यहां तक कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनाते हैं, वही ग्लूकोज अन्य जीवों को प्राप्त होता है। पौधों से शाकाहारी को, शाकाहारी से मांसाहारी को। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पहुंच गया। ठीक है। अतः अतः हमें धरती पर जीवन बचाने के लिए पानी की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। हाँ? पानी, इस लाइन को सीखो। आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। कहीं भी तुम इसको चिपका सकता है। आवश्यकता मतलब जरूरत। कपड़ा पहनना क्या है? जरूरत है। लेकिन लंका घूमेगा तो मर नहीं जाएगा। लेकिन सांस लेना अनिवार्य है। समझ रहे? सांस लेना क्या है? कपड़ा पहनना आवश्यकता है। अच्छा, जैकेट पहनना आवश्यकता है। ठंडी मार देगा? नहीं। लेकिन खाना खाना जिसके बिना जीवन संभव नहीं। तो हम क्या कहेंगे? जल धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। समझ रहे हो? और इसको तुम कहीं भी कह सकते, वसंत में भी कह सकता था। वसंत इस पृथ्वी की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, इस पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यह प्रकृति को अलग सुंदरता प्रदान करती है। समझ रहे हो बात को? तुम आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है लाइन का यूज करना सीखो। हो गया पानी का। अब भूमिका और देना है, क्योंकि पानी नहीं है टॉपिक, पानी का बचत है टॉपिक। अतः अभी तक हम कहाँ तक आए हैं कि पानी नहीं तो अनिवार्यता है पानी की जीवन बचाने के लिए। अतः हमें पानी की बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके कई उपाय किए जा सकते हैं। हाँ, इसके कई उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम पानी का संग्रह कर सकते हैं, पानी का बचत कर सकते हैं। हो गया भूमिका खत्म। पानी की आवश्यकता और कैसे उसको बचत करें, मतलब कि उसकी बचत की क्यों जरूरत है, भूमिका में लिखेंगे। काहे बचत करेंगे भाई? तब ना उसका महत्व। तो भूमिका में बता दिए काहे बचत करेंगे। पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए अनिवार्य है। हो गया भूमिका। समझ में आया पूरा इंट्रोडक्शन? महत्व। अब पानी का महत्व नहीं, पानी के बचत का क्या महत्व है, समझ रहे हो? अब हम लिखना शुरू करेंगे कि जल हर जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आज से 2-3 दशक पहले, दशक मतलब 10 साल पहले, तो 2-3 दशक का बात कर रहे हैं तो 30 साल हो गया। 30 साल पहले नहीं लिखना है 30 साल पहले नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 20 साल लिखना होगा तो 2 दशक पहले, 10 साल पहले लिखना है तो 1 दशक पहले। ये थोड़ा अच्छा लगता है। चट्टा सोशल का ही लाइन है, दशक। ठीक है। हाँ, तो क्या कहना है? हाँ, 2-3 दशक पहले, 2-3, 2-3 दशक पहले लोगों ने ये कल्पना भी नहीं किया था कि उसे बोतल में बंद पानी खरीदना पड़ेगा। जो पानी मुफ्त में उपलब्ध है, कम से कम भारत के बहुत इलाकों में पीने योग्य पानी मुफ्त में उपलब्ध है। वो पानी इतनी महंगी मिलती है। 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपया के लगभग में है। लगभग में है, हर जगह ऐसा नहीं होता। 20 रुपया के लगभग में है। तो पानी भी लोग खरीद कर पिएंगे, ऐसा 3 दशक पहले लोग नहीं सोचते थे। लेकिन आज ये हमारी जरूरत हो गई है। हम कहीं भी निकलते हैं तो बाहर एक बोतल पानी खरीद ही लेते हैं। हमें इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए कि पानी का क्या महत्व है। आज जिस प्रकार पानी के लिए आदमी बोतल खरीदता है, ठीक आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन का एक छोटा सिलेंडर अपने बैग में रखना, सुनो तो रे,
ऑक्सीजन का एक सिलेंडर अपने बैग में रखना पड़ेगा। और ये चेतावनी है WHO की, ये चेतावनी है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और एक लाइन बढ़ाना चाहता है तो WHO के बदले विश्व स्वास्थ्य संगठन, या नहीं भी लिखना चाहता है तो वैज्ञानिकों की है। क्या है? चेतावनी है कि आने वाले समय में वाटर बोतल के साथ ऑक्सीजन बोतल भी लेकर चलना। तो पानी का और महत्व, ठीक है। अब पानी के महत्व में तुम क्या लिखना शुरू करेगा? पानी के बचत का महत्व। पानी का अगर हम बचत करते हैं, पानी का अगर हम बचत करते हैं तो बचा हुआ जो पानी है वो उन लोगों के काम आ सकेगा जहां लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हम जितनी पानी पृथ्वी के अंदर से बाहर निकालते हैं उसका बहुत कम मात्रा ही फिर वापस पृथ्वी सोख पाती है। अधिकांश मात्रा जो है जल का वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, समुंदर में जाकर मिल जाता है, नदियों में चला जाता है, वाष्प बनकर चला जाता है, कहीं और जाकर के बरस जाता है। तो जो पीने योग्य पानी है वो भूगर्भीय जल है, अंडरग्राउंड वाटर है ना। और वह पानी एक बार निकला तो फिर वापस वह उसे जाने में बहुत समय लग जाता है। ठीक, तो जितना हम उसका कम उपयोग कर पाए उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा सीमित है। आने वाले समय में पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, समझ रहे हो? इसीलिए कई जगह ऐसा होता है, ज्यादातर राजस्थान के इलाकों में हमने देखा है, ज्यादातर राजस्थान के इलाकों में, मरुस्थलीय इलाकों में, जयपुर में हमने देखा है कि वहां वर्षा के जल का संग्रह किया जाता है और वर्षा जल को अमृत बूंद कहा जाता है कि यह आसमान से बरसने वाला अमृत है, इसे हमें संग्रह करना चाहिए, इसे हम जमा करना चाहिए। और कुएं का पानी का उपयोग हम पीने में करेंगे, है ना। जो अंदर से पानी, धरती से पानी मिलेगा उसे हम पीने खाने में उपयोग करेंगे। और जो वर्षा जल संग्रह किए हैं वो तो शुद्ध नहीं है, उसका उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं। अब खेतों में कर सकते हैं और भी विभिन्न कार्यों में, कपड़ा धोने में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी का बचत अगर करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को पानी की किल्लत या पानी का अभाव में जीवन यापन करना नहीं पड़ेगा, पानी के अभाव में जीना नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब उपाय बताइए जल संग्रह का। तो पहला, वर्षा जल संग्रह। दूसरा, जब जितने पानी का काम हो हम उतना ही पानी भरें। है, हम लोग क्या करते हैं? पानी पीना है, ठीक, एक लोटा पानी, गांव में यहाँ गिलास चलता है, गांव में एक लोटा पानी लिए, उस एक लोटा पानी में आधा लोटा पिया, आधा फेंक दिए। देखा है? हैं? अब पहले तो 4 बार चापाकल चलता है, जितनी जल की आवश्यकता है हम उतना जल ही, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, कपड़ा धोना है और उस कपड़ा धोने में क्या करते हैं, एकदम जब तक फेन ना खत्म हो तब तक उसको फैलाते जाना है पानी में। समझ रहे हो बात को? तो तुम कई सारे उपाय लिख सकते हो, जैसे कि सीमित मात्रा में उपयोग करना, समुचित मात्रा में उपयोग करना, समुचित मात्रा में उपयोग करना, समुचित मतलब जितना उचित है, जितना आपके काम का है। वर्षा जल का संग्रह करना, क्या कहते हैं, जो जल है उसकी कम बर्बादी करना। कोई दिक्कत है? और फिर तुम ये दे सकते हो, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, हाँ, सिंचाई के लिए फुहारा वाला व्यवस्था करना, है ना। हाँ, फुहारा व्यवस्था करना, क्योंकि उसमें कम ही पानी में सभी पौधों तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है, ये सब ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, जल का बचत किया जा सकता है। लाभ क्या होगा? ठीक है,
अब ऊपर से लिखा है, ऊपर से नीचे फिर वो लिख दो लाभ में, दिक्कत नहीं है। उपसंहार में तुम क्या करोगे? हाँ, धमकी दे। अगर हमने आज जल का संग्रह, सॉरी, अगर अगर आज हम पानी की बचत पर ध्यान केंद्रित ना करें तो आने वाले समय में, आज जो पानी हमें दुकानों में 20 रुपया मिलती है उसकी कीमत 100 से भी अधिक हो सकती है, और उससे भी आगे आने वाले समय में यह 1000 का कांटा भी पार कर सकता है। हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, जो इस प्रकृति ने हमें जीने के लिए दिया है, उसका बचाव करना चाहिए। अगर हम इसका महत्व नहीं समझेंगे तो एक दिन ये हमको अपना महत्व समझाएगी, और उस दिन बहुत पीड़ा होगा, बहुत दुख होगा। तो आने वाली पीढ़ियों को वो पीड़ा, वो दुख न देखना पड़े, पानी की बूंद बूंद को न तरसना पड़े, इसके लिए पानी की बचत करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्या समझा? हाँ, दे सकता है ना उपसंहारी सब? क्या है? लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि इसमें से किसी के कितना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2-2 मार्क का है, ये तो हंसते खेलते बन जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त भगवान के बीच संबंध को लिखिए, भयंकर रूप से लिख सकता है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है कि तुम जानवर था दोस्त। तुम तुम ही भूल गया है कि तुम पशु था, लेकिन अब तुम नाखून तो अंधे होते हैं, उसे नहीं पता कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, उसे लगता है अब भी तुमको इसकी जरूरत है, इसलिए ये बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन मनुष्यों द्वारा उस नाखून को काटना पाश्विक पाश्विक प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रतीक है। क्या समझा? कि हम अपने पशु वाले गुण को खत्म कर रहे हैं। बाद में तो बहुत कुछ बोले हैं, क्या पशु वाला गुण, नाखून काट करके एटम बम बना लिया है। ठीक है। मंगू, बहु, नजम्मा, सीता, यानी कि वर्णिका से भी 3-4 को दे दिया, तो वर्णिके तुम लोग धो देगा तो, है ना। गुरु की कृपा किस युक्ति से पहचान हो पाती है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए, है ना। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या है? 5 नंबर वाला, 5 नंबरा प्रश्न है ये। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, व्याख्या करें। अब हम इसमें क्या करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति, हाँ, गोधूली भाग 2 के, अरे अरे चुप 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 चुप, को सुन लेते। ठीक है। बहादुर शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक है अमरकांत जी। ठीक है। अब क्या कर रहे हो तुम? बहादुर के बारे में बता रहे हो कि बहादुर एक नौकर है, किनके यहाँ है, क्या हुआ, पूरा घटना बता रहे हो। ठीक है। और उसके बाद व्याख्या करना होता है, तो सप्रसंग व्याख्या करना होता है, कहानी के साथ व्याख्या करो कि क्यों कह रहा है और ये कौन कह रहा है। ठीक है। लेखक कह रहा है कि अगर कुछ लेकर जाता संतोष हो जाता, बेचारा निर्दोष को हमने सजा दे दिया, इसका अफसोस है लेखक को। व्याख्या करें, किसी एक का न करना है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह किसका है? जनतंत्र का जन्म का है। और जनतंत्र के जन्म में रामधारी सिंह दिनकर ये बात क्यों कह रहे हैं? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों से जो गुलाम था, आज उसके अंदर आग है स्वतंत्रता पाने का, है ना। कम से कम जो तुम है, इसके लिए एक पन्ना पर्सनली रखना। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया रे, खत्म। अच्छा, ये बच गया। अच्छा, इधरो था।
पर्यावरण दिवस, लो भाई, डेट याद रहना चाहिए। कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर, पर्यावरण दिवस, ये सब क्या है देख लेना। लिखना तो अपने मन से ही है, किताब वाला तो नहीं है याद रहेगा, आइडिया आ जाता है कि लिखना क्या है। उप निष्कर्ष, इसमें उपसंहार नहीं दिया, निष्कर्ष दिया। निष्कर्षों में तुम क्या लिखेगा, वही लिखेगा। ठीक है, इसने मानव के कार्यों को आसान कर दिया है, लेकिन इसने मानव को बहुत आलसी और क्या कहा जा सकता है उसको, आ, अपाहिज बना रखा है। अपाहिज अपाहिज बना रखा है, क्योंकि सारे काम ये कर देता है। मनुष्य के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये मनुष्यों के रोजगार पर ही चोट करता है। समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा निष्कर्ष। लेकिन फिर भी क्या कहोगे, लेकिन फिर भी देखा तो यही गया है कि जब से कंप्यूटर आया है, दुनिया विकसित हुई है, विकास की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसीलिए ये आवश्यक है, इसकी जरूरत है आने वाले युग को, आने वाले समय को। लेकिन हम जानते हैं, कभी भी किसी चीज का अति विनाशकारी होता है, कभी भी किसी चीज का अति हानिकारक ही होता है। जिस तरह से आज एआई विकसित हो रहा है, यह मानवता के लिए खतरा है। उपसंहार तुम निष्कर्ष देगा तो तुम आप डराओ उसको। अब है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। है, सेवाम प्रधानाचार्य सब कुछ कर लिए, कहेंगे सर सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय का एक वर्ग दसम का एक नियमित छात्र हूँ, है या छात्रा हूँ, है। मैं एक नियमित छात्र हूँ, बोल तो दिए, रेगुलर, ठीक है। प्रार्थना उसी में लिखना है। प्रार्थना है कि जब हम लोग चेतना सत्र, हाँ हाँ, अनुरोध है कि जब हम लोग चेतना सत्र के लिए बाहर मैदान में आते हैं, चेतना सत्र, प्रार्थना को चेतना सत्र कहा जाता है। उसमें सिर्फ प्रार्थना नहीं होता है, और भी सारी चीजें होती हैं। तो जब हम लोग चेतना सत्र के लिए मैदान में आते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हम चेतना सत्र के लिए मैदान में आते हैं तो वहां बहुत गंदगी फैली रहती है। जहां खड़ा होकर जहां खड़ा होकर ईश्वर की प्रार्थना करना असहज लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, रहती है। लोगों आसपास क्या कहते हैं, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, कचरा दे दो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें यह भी कहना, जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाता है, न केवल हमारे स्कूल को, यह तो राष्ट्र को सुंदर बनाएगा। इसीलिए हम, ठीक है, पूर्ण विराम। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हे स्कूल साफ करा दीजिए, जहां तहां बच्चा घुस के कैंपस में हक दे रहा है। आप इस पर रोक लगाइए, सीसीटीवी लगाइए, है, पकड़िए। खैर ये सब नहीं लिखना, तो नीचे धन्यवाद। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, एक ही पेज में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। हम्म, एक ही पेज में लेटर हो, एक ही पेज में हटाइए, दूसरा तरफ पेज कम लिखो, तुमको मार्क मिलेगा कमो लिखने में, लेकिन एक ही पेज में हटना चाहिए। पहले से अतः श्रीमान और अपने नाम के लिए नीचा में 4 लाइन नाम के लिए, है ना, अतः वाले के लिए 4 लाइन छोड़ दिए, ठीक है। और ऊपर में तुमको जितना जगह बचता है लिख दो। हाँ, तो लिखो, कम में लिखो, ठीक है। और क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच हुए संवाद को जाने छी, स्वस्थ केना रहल जाय छै, हैं? रोज कसरत कर, तो
तो उधर से आशीष बोल रहा है, नहीं दोस्त रोज कसरत करे ला भोर जागे पड़ते, और हम अपन उ प्राइम नींद त्याग नहीं सके जी। निशांत कह रहा है, नहीं दोस्त सिर्फ सोना है जीवन नहीं है, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य के प्रति सजग होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, सुख के साधन चाहे जितने हो लेकिन काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, है ना। तो हमें रोग मुक्त रहना है, हमें शोक मुक्त रहना है, हमें चिंता मुक्त रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ बुद्धि होगी, तभी यह देश विकास की ओर अग्रसर होगा। युवा का ही मस्तिष्क बीमार होगा, युवा ही अगर अस्वस्थ हुए, फिर उस देश का तो दुर्भाग्य ही है। दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक मित्र बुद्धियार है, एक मित्र अशिष्बा है। समझ रहे हो आप? हाँ, उससे भी बुद्धियार, वो समझ रहा है कि दोस्त तुम डायलॉग दे दो लेकिन हम नहीं उठेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हमको तो यूपीएससी निकालना है, तुम व्यायाम करके बनो दरोगा। हम यूपीएससी वाले, हम 4 बजे भोर में सोते हैं, कैसे उठे भोर में? हाँ, हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो? चलो ठीक, थैंक यू आप सबों को। ये पूरा का पूरा हम लोग खत्म किए। बहुत आसान ही होता है, ऐसा ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कहीं कुछ नहीं होता है। चलिए, आप सबों को धन्यवाद।